हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे क्या मणिपुर में होने वाला है कुछ बड़ा, क्या मोहन भागवत की टिप्पणी के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार, बताएंगे दोस्तों। अमित शाह जी के साथ सेना प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारियों ने की बैठक, तो वहीं बताएंगे। बकरी ईद पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की बड़ी गीदड़ भभकी, कश्मीर का जिक्र करके भारत के खिलाफ उगला जहर, साथ ही साथ तेजस बनेगा महाशक्तिशाली। जी हाँ, डील पर राजी हुआ अमेरिका, चीन पाकिस्तान को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। बताएंगे कैसे अजीत डोभाल जी ने फिर एक बार बहुत बड़ा खेला कर दिया है दोस्तों, और अब भारत की पहुंच बढ़ा करके चीन पाकिस्तान को मिर्ची लगाया है। साथ ही साथ बताएंगे कौन बनने वाला है लोकसभा का अगला स्पीकर, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां क्या मणिपुर में होगा कुछ बड़ा, अमित शाह के साथ सेना प्रमुख समेत कई बड़े अधिकारियों की बड़ी बैठक। जी हाँ, मोहन भागवत की टिप्पणी के बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार, मणिपुर पर गृह मंत्री शाह ने अधिकारियों संघ की हाई लेवल मीटिंग। दरअसल पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में बीते लंबे समय से जारी हिंसा ने अब तक रुकने का नाम नहीं लिया है। हालांकि केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक की है। आपको बता दें कि इससे पहले परसों गृह मंत्री ने मणिपुर राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में हिंसा को समाप्त करने के लिए कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी, अगले सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह, सीआरपीएफ के पूर्व प्रमुख और मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और कई अन्य बड़े अधिकारी पहुंचे थे। हालांकि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 10 जून को मणिपुर में एक साल के बाद भी शांति नहीं कायम होने पर चिंता जताई थी। भागवत ने नागपुर में स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर पिछले एक साल से शांति स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी, ऐसा लगा था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई है। इसीलिए दोस्तों माना यह जा रहा है कि मोहन भागवत जी के बयान के बाद केंद्र सरकार अब इस मुद्दे पर एक्शन लेने लगी है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए एक्टिव हुए हैं अमित शाह जी, बुला ली है हाई लेवल मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहाँ बकरी ईद पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी, कश्मीर का जिक्र करके भारत के खिलाफ उगल डाला जहर। बता दें, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ईद उल अजहा के दिन भी अपनी भारत विरोधी सोच से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने इस त्योहार को मनाने के लिए नियंत्रण रेखा का दौरा किया और कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। आर्मी चीफ ने हाजी पीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के दौरे के दौरान सैनिकों से बात करते हुए कहा कि सैनिकों के तौर पर हम अपने घरों और प्रियजनों से दूर रहकर ऐसे त्योहार मनाने में गर्व महसूस करते हैं, ताकि हम अपने देश और साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार सेना प्रमुख ने अग्रिम मोर्चे पर तैनात अधिकारियों और सैनिकों के साथ ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिकों के समर्पण, उच्च मनोबल और प्रतिबद्धता की भी सराहना की। इस दौरान उन्होंने कश्मीर राग अलापते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुरूप पाकिस्तान के कथित सैद्धांतिक रुख को भी दोहराया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आरोप में कहा कि हाल ही में संपन्न चुनावों के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रचार कर रहा है और उकसा रहा है। जनरल मुनीर ने भारत पर झूठे प्रचार और उकसावे के आड़ में कश्मीरी लोगों पर अपनी आक्रामकता और उत्पीड़न को छिपाने का प्रयास का भी आरोप लगाया। उन्होंने भारत पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का भी आरोप लगाया है। मुनीर ने कहा कि ऐसी रणनीतियां भारत का एक नियमित राजनीतिक उपकरण बन गई है। ऐसे में ईद के मौके पर भी वो नहीं भूले भारत की खिलाफी करना। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों जनरल मुनीर को। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान श्रीलंका भारत के पड़ोस में सैन्य अड्डे बनाने की तैयारी में है। चाइना निशाने पर परमाणु सबमरीन, हुआ बड़ा खुलासा। बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी सेना तैयार करने के बाद चीन ने पूरी दुनिया में सैन्य अड्डा बनाने के अभियान को तेज कर दिया है। अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक रैंड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया भर के देशों के साथ सैन्य बेस का समझौता कर रहा है, ताकि अपनी सेना को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सके। इससे जहां ताइवान को लेकर अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी है, तो वहीं भारत की चौतरफा घेरेबंदी का खतरा भी पैदा हो गया है। चीन की नजर कंबोडिया, नामीबिया, इक्वेटोरियल गिनी, यूएई जैसे देशों पर बढ़ गई है। चीन पहले ही अफ्रीका के जिबूती में नेवल बेस और ताजिकिस्तान के अंदर एक पैरामिलिट्री बेस चला रहा है। तो वहीं भारत के पड़ोसी देशों में बोले तो पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में भी चीन नेवल बेस अपनाने का इरादा रखता है। म्यांमार में जारी गृह युद्ध ने चीन को ऐसा करने का बड़ा मौका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, रैंड ने बताया है कि पीएलए अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा से लेकर अफ्रीका तक अपने पैर पसारने की तैयारी में है। जी हाँ, इस बीच चीन की इस चाल से भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है।
है भारत को ये डर सता रहा है कि चीन अपने बढ़ते आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बन टोटा में पहुंच हासिल करने के लिए कर रहा है। चीन अगर ऐसा करने में सफल होता है तो उसकी जिबूती में बने सेना अड्डे की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं इससे हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को बड़ी चुनौती मिलेगी और भारत के चौतरफा घेरेबंदी का भी खतरा बना रहेगा। जी हां, साथ ही साथ बता दें तेजस बनेगा महाशक्तिशाली। डील पर राजी हुआ अमेरिका। चीन पाकिस्तान को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सबसे अहम तेजस टॉक रहा। जी हां, जिस पर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका भारत को तेजस के जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर करने को राजी है। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक से इशारा मिला है कि जल्दी तेजस और ताकतवर होने वाला है। जी हां, भारतीय तेजस और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति से लेकर द्विपक्षीय रक्षा संबंध शामिल रहे, लेकिन सबसे अहम तेजस लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीक ट्रांसफर करना है। दरअसल भारत को अमेरिका के बीच तेजस के जेट इंजन F414 के मिलकर प्रोडक्शन करने की कवायद चल रही है। अगर भारत में तेजस का इंजन बनने लगा तो इससे तेजस की ताकत में तगड़ा वाला इजाफा होगा, जो कि चाइना और पाकिस्तान को सिर्फ जलाएगा ही नहीं दोस्तों, बल्कि जला करके राख भी कर देगा। ऐसे में आप लोग अजीत डोभाल जी को इस डील पर काम करने के लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें जो बाइडेन जिनपिंग के बाद अब पुतिन करेंगे वियतनाम का दौरा। अमेरिका गुस्से से हुआ लाल, जमकर सुनाया खरी खरी। बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह वियतनाम का दौरा करने वाले हैं। उनसे पहले पिछले साल के अंत में जो बाइडेन ने वियतनाम का दौरा किया था। उसके बाद इस साल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम गए थे। पुतिन के वियतनाम जाने की खबर आते ही अमेरिका भड़क उठा। अमेरिका का कहना है कि कम्युनिस्ट शासित वियतनाम की रशिया के प्रति वफादारी उजागर हुई है। इस दौरे का ऐलान हनोई के पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन से बचने के बाद किया गया है, जबकि पिछले सप्ताह की शुरुआत में इस देश ने रशिया में ब्रिक्स बैठक में अपने उप विदेश मंत्री को भेजा था। अधिकारियों ने बताया है कि पुतिन के बुधवार और गुरुवार को हनोई की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वियतनाम के नए राष्ट्रपति टो लेम और अन्य नेताओं से मिलने की उम्मीद है। दोस्तों पिछले साल हनोई के साथ संबंधों को बेहतर बनाने वाले और वियतनाम के शीर्ष व्यापारिक साझेदार अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हनोई में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी देश को पुतिन को उनके आक्रामक युद्ध को बढ़ावा देने और अन्यथा उनके अत्याचारों और गलत व्यवहारों को सामान्य बनाने का मंच नहीं देना चाहिए। प्रवक्ता ने फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा यदि वो स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम है तो ये रशिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघन को सामान्य बना सकता है। तो वही बता दें इतना ही नहीं, 24 साल में पुतिन पहली बार जाएंगे उत्तर कोरिया भी। किम जोंग उनसे करेंगे वहां जाकर मुलाकात। दरअसल वियतनाम के बाद ये बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। 24 साल बाद पुतिन उत्तर कोरिया की पहली यात्रा करेंगे। इस दौरे के दौरान पुतिन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन सकती है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता सैन्य सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगी। अमेरिका के साथ अपने अलग अलग मतभेदों के मद्देनजर अपने गठबंधन को और मजबूत करेंगे। जी हां, उत्तर कोरिया की एक न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पुतिन किम जोंग उन के निमंत्रण पर मंगलवार और बुधवार को राजकीय यात्रा पर रहेंगे। साथ ही साथ बता दें बांग्लादेश के अहम हिस्से पर कब्जा कर सकता है म्यांमार। ये क्रूर तानाशाह करवाएगा भारत के पड़ोस में बड़ी जंग। क्या वाकई में ऐसा है? बता दें म्यांमार की तरफ से ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर हमला करने और उस पर कब्जा करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कई दिनों से टेकनाफ और सेंट मार्टिन के समुद्री मार्गों पर ट्रोलर और अन्य जहाजों से बांग्लादेशी नावों पर गोलीबारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की समुद्री सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करके म्यांमार के ट्रोलरों और गन बोटों से गोलीबारी की जा रही है, जिसने दोनों देशों के बीच का तनाव काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और ऐसे संकेत है कि म्यांमार बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर कभी भी हमला कर सकता है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बता दें हर महीने सुरंग के जरिए भारत में घुस रहे हैं 200 रोहिंग्या मुसलमान, बनवा लेते हैं यहाँ के आधार और वोटर कार्ड। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, दरअसल भारत जो है वो घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा है। खास तौर पर बांग्लादेश म्यांमार से अवैध रूप से भारत में घुसने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों ने देश के लिए स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। जब भारत सरकार उन्हें निकालने के लिए NRC जैसा कानून लाने का प्रयास करती है तो विपक्षी दल इन इस्लामी घुसपैठियों के समर्थन में रैली करते हैं। अनुमान है कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ अवैध रूप से रह रहे हैं। इस बीच एक अन्य अनुमान के अनुसार हर महीने करीब 200 रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को भारत में धकेला जाता है। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके भारतीय दस्तावेज
तक बन चुके हैं। हाल ही में मुंबई से 4 बांग्लादेशी पकड़ाए थे जो इसी लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटर आईडी से वोट भी डाल चुके हैं। इन्हें पकड़ना चुनौती इसलिए भी है, कई भारतीय ही इस काम में इनकी मदद करते हैं और उन्हें अपने रिश्तेदार के रूप में पेश करके उनकी असली पहचान छुपा लेते हैं, यानी कि अपने घर के ही कुछ लोग भारत के दुश्मन बने हुए हैं। आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? इस पर कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इन घुसपैठियों पर आपका क्या कहना है और खास करके उन भारतीयों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इन घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं? साथ ही साथ बता दें, चीन ने हड़काया तो घुटनों के बल पर आया पाकिस्तान, कहा आपके नागरिकों को देंगे पूर्ण सुरक्षा, आप निश्चिंत रहें। जी हाँ, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा गर्माता जा रहा है। चीन की आपत्ति पर पाकिस्तान ने विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने दोहराया है कि कोई भी दोनों देशों के बीच दरार पैदा नहीं कर सकता। दोस्तों, ये आश्वासन रविवार को संघीय राजधानी में चीनी दूतावास में चीनी राजदूत जियांग जेडोंग के साथ गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बैठक के दौरान दिया गया। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हाल की चीन यात्रा पर चर्चा की और पाकिस्तान चीन संबंधों को बढ़ावा देने तथा पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए जरूरी कदमों पर भी विस्तृत चर्चा की। तो वहीं बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र पर पुल बनाना क्या वाकई में संभव है? श्रीलंकन राष्ट्रपति ने जगाई आस। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से संबंध रहे हैं और जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो भगवान राम ने उनकी तलाश और रावण संहार के लिए नल और नील की मदद से विशाल समुद्र का बांध बना दिया था। उस पुल से साक्ष्य आज भी मौजूद है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच फिर से पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों की सीमा को जोड़ने के लिए पुल बनाने का सपना क्या वाकई में संभव हो पाएगा? दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को कहा है कि भारत के साथ भूमि संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव क्या वाकई संभव हो पाएगा। उसकी व्यवहार्यता पर जो स्टडी की जा रही है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे जो क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मन्नार के उत्तर पूर्वी जिले में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि व्यवहार्यता स्टडी का प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है और अंतिम चरण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। श्रीलंकन राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अब दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि क्या वाकई वो दिन आ जाएगा जब भारत में कोई कार सवार अपनी कार को स्टार्ट करेगा और श्रीलंका तक पहुंच जाएगा? क्या नीले समंदर से श्रीलंका तक की यात्रा करना वाकई संभव हो पाएगा? दोस्तों, आपको ये भी बता दें, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी इस हफ्ते श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच पुल बनाने की संभावना पर अहम बातचीत होने वाली है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका में पावर ग्रिड के निर्माण को लेकर भी बातचीत करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि क्या वाकई में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र पुल बनाना आसान हो पाएगा, संभव हो पाएगा? देखते हैं क्या जवाब देती है भारत की जनता। और साथ ही साथ जय श्री राम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, बकरी ईद से पहले गाजा में आईडीएफ ने बरपाया कहर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया चौंका देने वाला ऐलान। जी हां, इजराइल ने एक बार फिर बेगुनाहों फलस्तीनियों पर कहर ढा दिया है। इजरायली सेना ने मध्य गाजा के ब्यूरीज कैंप पर भारी बमबारी की है। इस बमबारी में 5 बच्चों और एक महिला समेत कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। घायलों और मृतकों के शवों को दीर अल बलाह के अलगजा अस्पताल लाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी 6 सदस्यीय वॉर कैबिनेट को भंग करने की घोषणा कर दी है। वॉर कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। नेतन्याहू ने कैबिनेट भंग करते हुए कहा कि हमने कई ऐसे फैसले किए थे जिनसे सेना सहमत नहीं थी। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं। जी हां, गाजा में युद्ध विराम को लेकर बाइडेन ने आखिर ऐसा क्यों कहा, आपको बता दें। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईद के मौके पर दुनिया भर में इस्लाम को मानने वालों को बधाई दी और उसी संदेश में उन्होंने अमेरिका के प्रयास से किया जा रहा गाजा शांति समझौता की भी वकालत की। रविवार को बाइडेन ने अपना संदेश देते हुए कहा कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध को रोकने के लिए यही सबसे बेहतर उपाय है। साथ ही साथ आपको बता दें, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की कम नहीं होंगी मुसीबतें। आखिर पाकिस्तान सरकार ने संसद में क्या कहा, आपको बता दें। नकदी की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार ने अगले साल के बजट तथा मध्यम अवधि परिदृश्य के लिए कई गंभीर जोखिमों को उजागर किया है। इनमें अनुमान से कम आर्थिक वृद्धि, अप्रत्याशित जलवायु या प्राकृतिक आपदाएं और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का खराब प्रदर्शन शामिल है। संसद में प्रस्तुत राजकोषीय जोखिमों पर लिखित वक्तव्य में वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और सचिव इमदादुल्लाह बोसल ने कहा कि 3 जोखिमों बोले तो अनुमानित ब्याज दर से अधिक, गैर कर राजस्व संग्रह से कम
कम और अधिक सब्सिडी ने सभी स्तरों पर राजकोषीय दरों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। साथ ही साथ बता दें, पीओके में जल रही है गुस्से की आग, संसाधनों पर पाकिस्तान का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे पीओके के लोग, क्या मांग कर रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। आपको बता दें, कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में कई सालों से पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ गुस्से की आग भड़क रही है। हजारों लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी अक्सर पीओके की सड़कों पर पाकिस्तान विरोधी बैनर लिए दिख जाते हैं। इस समय भी वहां हजारों की तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कोटरी इलाके में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें प्रशासन से मांग की गई है कि पिछले महीने आयोजित 4 दिवसीय मुजफ्फराबाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने आगे जोर देकर कहा है कि अब समय आ गया है कि पीओके स्थानीय प्रशासन अपने वादों को पूरा करे, जिसके कारण उन्हें हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद सत्ता मिली थी। साथ ही साथ बता दें, रूस ने लॉन्च की नई स्टील्थ पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस है। ये अमेरिका पर अब मंडराने लगा है खतरा। दरअसल रशिया ने यूक्रेन युद्ध के बीच एक नई स्टील्थ पनडुब्बी को लॉन्च किया है। ये पनडुब्बी 9656 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ने वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। इस पनडुब्बी का रूसी सेना समुद्री परीक्षण कर रही है। इसकी खास विशेषता दुश्मन के रडार और सोनार से बचे रहने की क्षमता है। रूसी नौसेना का कहना है कि ये पनडुब्बी इस साल के अंत तक सक्रिय सेवा में शामिल हो जाएगी। रशिया की इस नई पनडुब्बी का नाम अर्कानजेंक्स है। अर्कानजेंक्स पनडुब्बी पहली बार व्हाइट सी के किनारे बसे शहर सेवेरोडोविंस्क से रवाना हुई। इसका निर्माण सेवेरोडोविंस्क में ही रूसी सेना नौसेना के डॉक यार्ड में किया गया। साथ ही साथ बता दें, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन हुआ आक्रामक जहाजों की टक्कर हुई। फिलीपींस को बता दिया उसका कसूरवार। जी हां, दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में चीन अपनी दादागिरी कम नहीं कर रहा है। इसी बीच यहाँ के विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के निकट सोमवार को एक चीनी जहाज और फिलीपींस के एक आपूर्ति जहाज के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद चीन के तटरक्षक बल ने इसका कसूरवार फिलीपींस को ठहराया है। असल में तटरक्षक बल ने कहा है कि फिलीपींस का एक आपूर्ति जहाज स्प्रेटली द्वीप समूह में जलमग्न चट्टान सेकंड थॉमस शॉल के निकट जल क्षेत्र में घुस आया है। साथ ही साथ बता दें, इटली में दर्दनाक हादसा, 2 नाव डूबने से 11 प्रवासियों की मौत की बड़ी खबर, दर्जनों हुए लापता। बता दें, इटली में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। इटली के लैम्पेडूसा द्वीप के पास 2 नाव डूबने से 11 प्रवासी लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन लोग लापता हैं। जर्मन हेल्प ग्रुप रेस्क्यू शिप ने कहा कि इतालवी तटरक्षक देश के दक्षिणी तट पर जहाज के मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक नाव पर 61 लोग सवार थे, यानी 61 पब्लिक सवार थे। तो वहीं आपको बता दें, कौन बनेगा लोकसभा का अगला स्पीकर, चर्चा में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के इन नेताओं का नाम सबसे आगे। दरअसल संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 26 जून को सरकार की ओर से लोकसभा अध्यक्ष का नाम घोषित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। इनमें ओम बिरला भी शामिल है, जो पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष थे। इसके अलावा भर्तहरि मेहताब और डी पुरंदेश्वरी भी इस दौर में शामिल हैं। ये नेता आंध्र प्रदेश और ओडिशा से आते हैं, जिनका एनडीए सरकार बनवाने में सबसे अधिक योगदान है। स्पीकर पोस्ट की लिस्ट में इनके नाम आगे बताए जा रहे हैं। अगर मेहताब की बात करें तो वो ओडिशा के जाने माने नेता हैं। वो नवीन पटनायक की बीजू जनता दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। तो वहीं पुरंदेश्वरी पार्टी की आंध्र प्रदेश यूनिट चीफ है। साथ ही साथ बता दें, रायबरेली के हुए राहुल गांधी वायनाड को कहा बाय बाय, अब प्रियंका गांधी लड़ेंगी उपचुनाव। दरअसल कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को मीडिया बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वहीं उन्होंने उनके वायनाड सीट छोड़ने की घोषणा तो की ही, साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के एक पुराने स्लोगन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का प्रयोग करते हुए कहा कि वो वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। इसी तरह कांग्रेस ने एक ही दिन में 2 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। एक तो राहुल गांधी का निर्णय कि वो रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे, तो दूसरा वो कि कांग्रेस ने वायनाड उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। तो वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश की इन 10 विधानसभा सीटों पर होगी सीएम योगी आदित्यनाथ जी की परीक्षा। दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलेगा फूल। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 कामकाज में जुट गई है, लेकिन बीजेपी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि जिस यूपी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वहीं उसका गेम खराब हो गया। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर भी असर पड़ा है। बीजेपी हार के कारण खोजने में जुट गई है, लेकिन एक बार फिर सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में आने वाले महीनों में उपचुनाव होने हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, बल्कि 2 लड़कों की जोड़ी
पार्टी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती का भी टेस्ट होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी और अब बीजेपी के 9 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल कैद की सजा हो चुकी है, जिसके बाद उनकी शिशामऊ विधानसभा सीट से सदस्यता जाना तय है। तो वहीं बता दें, क्या मायावती और अखिलेश यादव फिर आने वाले हैं साथ? समाजवादी पार्टी सांसद ने किया है बड़ा दावा। दरअसल ऐसा दावा अफजाल अंसारी ने किया है। बीएसपी साल 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। मुलायम सिंह यादव और कांशी राम ने 1993 के विधानसभा चुनाव में सीटों का समझौता किया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की मिलीजुली सरकार बनी थी। तो क्या फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी है? ऐसे में सपा सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी की साथ होने की अटकलें सही है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिर एक बार साथ होने वाले हैं, ये कहना है सांसद अफजाल अंसारी का। तो वहीं बता दें, बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। क्या कहा भावुक होते हुए? आपको बता दें, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विदिशा से लोकसभा के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद अपनी पारंपरिक बुधनी सीट से विधायक के रूप में सोमवार को इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद चौहान ने कहा है कि वो सीहोर जिले के बुधनी के लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे, जहां से उन्होंने दशकों पहले अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो वहीं बता दें, नीतीश कुमार की सरकार ला रही है नया कानून, प्रश्न पत्र लीक करने वालों के खिलाफ सख्ती की तैयारी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी एक ठोस निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा के सत्र में इससे संबंधित एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी अनियमितता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उसके पारित होने के बाद किसी भी सूरत में प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री किसान योजना की 17वीं किस्त आज होगी जारी। कृषि सखियों को भी किया जाएगा सम्मानित। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 18 जून 2024 को वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित 30,000 से अधिक एसएचजी को पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे, ताकि वे पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में काम कर सके और साथ ही किसानों को खेती में मदद कर सके। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले 28 फरवरी को 16वीं किस्त जारी की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी, जिसके तहत अब तक 16 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपके खाते में यानी कि किसान के खाते में 16 की 16 किस्तें आ चुकी हैं? अगर आप किसान हैं दोस्तों तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या है अपडेट इस मामले में? तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लगे हाथों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि वो भी इन खबरों से कुछ जानकारी हासिल कर सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।